लॉकडाउन के बाद से ही गरीब लोगों के साथ ही पूरा देश घर में बंद हो गया। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना के इस काल में कैसे जिंदा रहा जाए। माँ कुछ लो, खाने को दे दो, भले सूखी रोटी ही सही। माँ कुछ दो। हाय हाय, ये महक कैसी। मन कर रहा है इस खुशबू का पीछा करते वहाँ तक पहुँच जाऊं। तभी कमला को कोई आवाज देता है। कमला, अरे ओ कमला, अगर तेरे बच्चों ने खाना खा लिया हो तो आजा ऊपर काम करने, पूरा घर फैला पड़ा है। कमला जल्दी जल्दी बच्चों को पानी के साथ रोटी खिलाती है और काम पर पहुंच जाती है। तुझे रहने को गराज इसलिए नहीं दिया कमला कि तू आराम से गराज में ही रहे, ऊपर काम भी होता है, वो कौन करेगा? मालकिन, वो बच्चे भूखे थे, कुछ था नहीं खाने को तो। अरे तो मैं क्या करूं? रहना फ्री में है तेरा, कोई मकान का किराया नहीं देना। अब बता, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ मालकिन, आपका बड़ा एहसान है। इस वक्त जब पूरे शहर के मजदूर पैदल गांव तक की यात्रा करने में मजबूर है, ऐसे में आपने रहना फ्री में कर दिया, इससे ज्यादा एहसान क्या होगा? लेकिन क्या करें मालकिन। कमला आगे कुछ कहती उससे पहले ही मालकिन, सुन, जल्दी से केक जो माइक्रोवेव में है उसे निकाल देना, मैंने पानी पूरी बनाई है, उसे टेबल पर सजा देना। बेचारी कमला ढेर सारा खाना 2 लोगों के लिए लगा तो देती है, लेकिन मन में सोचती है कि काश इसमें से थोड़े से आलू आज मैं घर ले जाती तो बच्चों को रोटी में स्वाद आ जाता। ए कमला, क्या सोच रही है? कैसे घर चला रही है अपना? अब तो लोग घर में काम के लिए भी नहीं बुला रहे हैं, हम लोगों के घर से भी सिर्फ रहना ही फ्री है। कमला कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप सबके खाना खाने के बाद टेबल साफ करने लगती है। अच्छा, ये जो बचा हुआ सामान है ना, इसको तो फेंक ही देना, कोरोना में डॉक्टर बासी खाना खाने को मना करते हैं। मालकिन, मैं इसे नीचे गाय या कुत्ते को डाल दूंगी, अगर सड़ गया तो बदबू आ जाएगी। बचा हुआ केक, मटर, आलू और गोलगप्पे का पानी एक पैकेट में डालकर घर ले आती हूँ। माँ, वाह, ये क्या है? आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अब जो खाना कुत्ते या गाय के लिए था वो कमला के बच्चे खाते हैं। माँ, ये खाना कितना स्वादिष्ट है। माँ, केक कितना अच्छा है ना। कमला मन में सोचती है कि किसी तरह ये लॉकडाउन का समय कट जाए। वो पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे चक्कर आता है। उसे उठा नहीं जाता, लेकिन किसी तरह वो उठती है क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। क्यों उठ रही हो? उठा नहीं जा रहा तो थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं, उन लोगों को नाश्ता करना होता है। कमला घर के बाहर निकल रही होती है तो उसे सोसाइटी के गेट के बाहर एक कार रुकी दिखती है, जिसके सामने बहुत भीड़ होती है। अरे राधा और कृष्णा, पापा के साथ जाओ और गेट पर देखो इतनी भीड़ क्यों है, मैं तब तक काम करके आ रही हूँ। कमला मालकिन के घर जाती है और काम करती है और निकलने ही वाली होती है कि अरे राधा, ये दूध और सब्जी भी फेंक देना, कल रात में फ्रिज में रखना भूल गई थी, गर्मी है ना तो खराब हो गया। मालकिन, आवाज दे देती तो मैं ले जाती। अरे हाँ, बस नींद आ गई। कमला को इतनी अच्छी सब्जी और दूध को फेंकने में बुरा लग रहा था। काश ये दूध मेरे मुन्ने पी लेते, लेकिन अफसोस। कमला घर आती है जहाँ उसका बच्चा रो रहा होता है। कमला, जा जल्दी पास की दुकान जो खुली है वहाँ से दूध ले आ, मुन्ना भूखा है। कमला दुकान में जाती है। भैया, आधा लीटर दूध दे दो। दूध महंगा है, बाद में मत कहना कि पैसे नहीं हैं। 40 रुपए का है, 40 का। अरे 20 रुपए का आता है ना, और कितना महंगा हो जाएगा? देखो, आजकल सामान नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करें, महंगा बेचना पड़ रहा है। अब लेना है तो ले लो, वरना फुटो यहाँ से। कमला दुकान वाले की बात सुनकर परेशान हो जाती है। करती तो करती क्या, पैसे हैं नहीं और बच्चे को दूध के बिना देख नहीं सकती। तभी उसकी नजर पास में खड़े एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। बाबूजी, मेरा बच्चा भूखा है। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह तुम जैसे लोग आ जाते हैं पैसा मांगने। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये 20 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन लाला ने दूध 40 का कर दिया है। अब बस 20 रुपए और दे दो प्लीज।
आदमी को कमला की बात पर दम नजर आता है। वो दुकानदार से दूध और बिस्किट लेकर कमला को दे देता है। अरे नहीं नहीं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, और दूध भी सिर्फ आधा लीटर ही चाहिए। ले जाओ, घर में बच्चा है तो जरूरत होगी ही, और मैं दुकानदार को बोल देता हूँ, वो रोज तुमको दूध दे दिया करेगा। कि ऊपर से मालकिन उसे देख लेती है। ऐश तो इन लोगों की है, कोई ना कोई देने वाला मिल ही जाता है। पैसे जमा कर जेब में, और घर राशन और दूध से भरा हुआ। सोचना तो हम लोगों को पड़ता है। सही बोल रही हो। जाओ, आज कुछ अच्छा बनाना खाने में, ठीक है? कमला घर आ जाती है कि उसके पास के गैराज से उसे रोने की आवाज आती है। लगता है सुधा बहन के घर कुछ हुआ है, जरा जाकर देखो ना। पति पास के गैराज में जाता है तो वहीं कमला बच्चे को दूध गर्म करके पिला रही होती है। थोड़ी देर बाद पति वापस आ जाता है। क्या हो गया था? आपको देर लग गई? अरे वो भैया घर में नहीं है, बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। सुधा भाभी मालिकों के पास गई है ये बताने कि बच्चे को बुखार है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे वो फिर क्या, उन लोगों की बीवियों को ये वहम हो गया कि बच्चों को कोरोना तो नहीं, बस उन लोगों ने आज के आज घर खाली करने को बोल दिया है। बेचारी इतने सालों से यहाँ बसी है, किसे क्या बोलती कहाँ जाएगी, तो रो रही है। बच्चा भी बुखार में है। ओह, ये क्या बात होती है? रुको, मुन्ना सो गया है, मैं जाकर देखती हूँ। कमला सुधा के घर जाती है और उसके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बच्चा दवाई खाता है और सुबह तक ठीक हो जाता है। ये लो सुधा दूध, मेरा कहीं से इंतजाम हो गया है। जो एक्स्ट्रा दूध है वो तू रख ले, और हाँ, जा जाकर अपने मालिक से बोल दे हल्का बुखार था, अब ठीक हो गया है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है कमला बहन, वो तो तुमने साथ दे दिया, मेरे मालिक ने मुझे काम भी दोबारा दे दिया। शुक्रिया कमला बहन, तुमने मेरा साथ दे दिया। इस पूरी महामारी में हम गरीब ही एक दूसरे के साथी हैं, वरना ये अमीर लोग तो वो भी बनाकर खा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं, और एक तरफ हम लोग हैं जो एक जून का खाना भी मिल जाए तो भी खुश हो जाते हैं, और तो और तबीयत खराब होने पर किसी से बोल भी नहीं सकते। चलो, ख्याल रखो। हरिवंश और राघव के घर आमने सामने थे। दोनों की पत्नी अस्थमा की मरीज थी। हरिवंश के घर सिर्फ एक भैंस थी, उसी के दूध को बेचकर घर का खर्चा चलता था। राघव के घर 2 दर्जन भैंसें थी। राघव की भैंसों का दूध शहर तक बिकने जाता था। राघव को जब भी मौका मिलता वो हरिवंश का मजाक उड़ाता। हरिवंश, तेरी एक भैंस जितना दूध देती है उतना दूध तो हमारे बछड़े पी लेते हैं। ईश्वर ने मुझे जितना दिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरी जरूरतें ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरी और मेरी पत्नी का खर्च एक भैंस से ही चल जाता है। राघव को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि हरिवंश गरीब होते हुए भी इतना खुश और शांत रहता है। इसीलिए राघव हरिवंश की जिंदगी में दुख और बेचैनी पैदा करने के तरीके ढूंढने लगा। राघव जानता था कि उसकी पत्नी की तरह हरिवंश की पत्नी को 1 महीने में 2 बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। गांव में सिर्फ एक ही अस्पताल था जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मिला करते थे। अस्पताल 24 घंटे खुला रहता था। हरिवंश गरीब था, इसीलिए वो अपने घर एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखता था। रात बेरात अगर कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती तो वो तुरंत ही अस्पताल से ऑक्सीजन ले आता। राघव ने अस्पताल जाकर उस आदमी से बात की जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों का रखरखाव करता था। तुम्हारे पास जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, मैं उन सब को खरीदना चाहता हूँ। क्या आप हमारे सिलेंडर खरीदना चाहते हैं? हाँ, इसके साथ साथ अगर तुम मेरी एक छोटी सी बात मानो तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। 20,000 रुपए? इतने में तो ढेर सारी बियर की बोतलें मिल जाएंगी। तो बताइए, मुझे आपकी कौन सी बात माननी है?
तुम 2 महीने तक अपने पास एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रखोगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हरिवंश जब एक दिन दूध बेचने गया हुआ था तो राघव चुपके से उसके बैठक खाने में घुस गया जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। राघव ने ऑक्सीजन सिलेंडर की सारी ऑक्सीजन निकाल दी और अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद रात के 1 बजे हरिवंश की पत्नी को अस्थमा का अटैक पड़ा। हरिवंश तुरंत बैठक खाने से सिलेंडर ले आया, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। सिलेंडर की ऑक्सीजन कहाँ चली गई? हरिवंश की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो तुरंत ऑक्सीजन लेने अस्पताल भागा। साहब, जल्दी से एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए। सारे सिलेंडर बिक चुके हैं और अगले महीने तक भी कोई सिलेंडर नहीं आने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई सिलेंडर बकाया हो। मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। अरे भाई, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई सिलेंडर नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। हरिवंश अगर सिलेंडर लेने शहर जाता और लौट कर आता तो उसे बहुत वक्त लग जाता। रात में कोई सवारी भी नहीं थी। हरिवंश ने राघव के घर का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ हरिवंश? इतनी रात में मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी पत्नी को अस्थमा का दौरा पड़ा है। मेरे घर के सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है और अस्पताल में कोई भी सिलेंडर नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर हो तो कृपया मुझे दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन आज सुबह ही खत्म हो गई। अब मेरे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तुम जाकर अपनी इकलौती भैंस से ऑक्सीजन मांग लो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। हरिवंश बेचारा दौड़ते हुए अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को कंधे पे डाला और शहर की ओर दौड़ा। ए भगवान, काश कोई सवारी मिल जाती। रास्ते में हरिवंश को ध्यान में लीन एक बाबा दिखाई दिया। बाबा जी, मेरी पत्नी ऑक्सीजन की कमी से मर रही है। क्या आप मेरी पत्नी की जान बचा सकते हैं? मेरे साथ आओ। बाबा हरिवंश को जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। कुटिया में एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर था जिसके साथ एक बड़ी मशीन जुड़ी हुई थी। बाबा ने मशीन शुरू की और हरिवंश की पत्नी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। तुरंत ही हरिवंश की पत्नी की हालत सामान्य हो गई। बाबा, क्या ये कोई जादुई ऑक्सीजन सिलेंडर है जो तुरंत ऑक्सीजन देता है? मेरी माँ की मृत्यु ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई थी। मैं गांव में रहता था और किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर रहूंगा जो कहीं भी ऑक्सीजन पैदा कर सके। घर पर रहकर ही मैंने किताबों का अध्ययन किया और सिलेंडर बनाने का पूरा प्लान भी बना लिया, लेकिन सिलेंडर बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। मैंने सरकार से पैसों की मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। फिर भी मैंने जिंदगी भर यहां वहां से पैसे जुटाकर ऑक्सीजन सिलेंडर बना ही लिया, लेकिन मेरा संसार से मन उठ चुका था, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। तुम इस सिलेंडर को ले जाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। अगले दिन हरिवंश बाबा का दिया ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर ले आया। पूरे गांव में खबर फैलने लगी कि हरिवंश के पास एक जादुई ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कहीं भी ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। हरिवंश रातों रात ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण प्रसिद्ध हो गया। मैंने सोचा था कि हरिवंश की जिंदगी में कुछ दुख आएगा, लेकिन उसे तो नाम और प्रशंसा मिल रही है। ये सब देखकर राघव का खून खौल रहा था। राघव अपने घर जितने ऑक्सीजन सिलेंडर ले आया था उनमें से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर रहा था। राघव ने अपनी बीड़ी जलाकर गुस्से में माचिस की तीली दूर फेंकी जो उस कमरे में जा गिरी जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। तुरंत ही सारे सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और राघव आग में जलकर मर गया। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों का बुरा करने वाले का अंत भी बुरा ही होता है।